Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss a very important topic of neuroanatomy that is about the areas of the cerebral cortex. ठीक है कि cerebral cortex जो है उसकी कौन कौन सी lobes हैं, उन lobes में कौन कौन से areas हमारे पास present है and what are the function of those areas. ठीक है, और इन पर्टिकुलर एरियाज़ के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर आपको पता हो तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 4 लोब्स होती हैं. ठीक है, एक मैं रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्रेन का लैटरल व्यू है, साइड व्यू है. ठीक है, इस तरह से करके कुछ होता है. ठीक है, ये डायग्राम सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके, सो अब क्या है कि ये अगर मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वो हमारे पास थोड़ा सा ब्रेन का ये पार्ट है. ठीक है, अब इसको हमने आगे 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किया होता है. ठीक है, अगर हम देखें जो सबसे आगे हमारे पास लोब बन रहा होता है, जो सबसे आगे हमारे फॉरहेड वाली साइड के ऊपर हमारे पास एरिया होता है, वो कौन सा एरिया होता है, फ्रंटल लोब होता है. ठीक है, फ्रंटल लोब होता है. अब ये जो फ्रंटल लोब होता है ना, ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से अलॉन्ग द सल्कस जो है वो चल रहा होता है. ठीक है, बेसिकली ये साइड व्यू है, लेकिन अगर आप पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखें, मतलब पूरे तरफ से दोनों हमारे पास ब्रेन के वो हों सेरिब्रम, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि आगे वाला सारा एरिया जो होगा ये फ्रंटल लोब हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी लोब आ जाती है, पैराइटल लोब हो जाएगी. ठीक है, सो ये मेन एरिया जो होगा ये पैराइटल लोब की तरफ चला जाता है. ठीक है, उसके बाद जो टेम्पोरल लोब होती है वो हमारे पास थोड़ी सी लेटरल साइड के ऊपर होती है, और जो पीछे एरिया रह जाता है ये हमारे पास कौन सी लोब बन जाती है, ऑक्सीपिटल लोब. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, पैराइटल लोब, ये हमारे पास होती है टेम्पोरल लोब. ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल लोब होती है. ठीक है, ये पीछे थोड़ा सा जो एरिया मैंने दिखाया है ये आपके पास ये कौन सा है, सेरिबेलम का एरिया है. ठीक है, और ये हमारा जो है वो ब्रेन स्टेम है जिसके अंदर आ जाता है मेडुल्ला, पॉन्स और मिड ब्रेन. ठीक है, ये तो होगी डायग्राम. अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कॉर्टिकल एरियाज़. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रंटल लोब को. तो फ्रंटल लोब के अंदर हम कौन कौन से एरियाज़ को डिस्कस करेंगे, फ्रंटल लोब के कौन कौन से एरियाज़ होते हैं इनको भी हम देखते हैं. ठीक है, फ्रंटल लोब. ओके, सो फ्रंटल लोब के अंदर जो सबसे पहला एरिया हम डिस्कस करेंगे इट इज़ प्राइमरी मोटर एरिया. ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया. प्राइमरी मोटर एरिया जो है उसका हमारे पास ब्रॉडमैन नंबर क्या होता है, प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है ना वो हमारे पास होता है एरिया 6. ब्रॉडमैन एरिया 4 होता है. ठीक है, ब्रॉडमैन एरिया 4. सो प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है ब्रॉडमैन एरिया 4. ठीक है, एरिया 4 होता है. इसकी लोकेशन क्या होती है, अगर आप इसकी लोकेशन देखें, ठीक है, तो जो हमारे पास एरिया 4 होता है, ब्रॉडमैन एरिया 4, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस होता है. कहाँ लोकेटेड होता है, प्री सेंट्रल गायरस के अंदर लोकेटेड होता है, प्री सेंट्रल गायरस में. ठीक है, एंटीरियर टू सेंट्रल सल्कस. ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई. इसका जो है फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी मोटर एरिया क्या कंट्रोल करता है, इसका फंक्शन होता है ये कॉन्ट्रालैटरल बॉडी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल बॉडी की वॉलेंटरी मूवमेंट्स जो होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है आपका प्राइमरी मोटर एरिया. ठीक है, और प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर हमारे पास होता है मोटर होम्यूनकुलस. एंड व्हाट इज़ दिस मोटर होम्यूनकुलस, मोटर होम्यूनकुलस जो है ना वो हमारी सारी जितनी भी मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनका जो कंट्रोल होता है वो हमारे प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर होता है. ठीक है, मोटर होम्यूनकुलस जो है ना वो इसकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, और ये पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. सो इस डायग्राम में अगर आप अप्रिशिएट कर सकें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मोटर होम्यूनकुलस है. ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है प्री सेंट्रल गायरस एरिया 4 ऑफ द फ्रंटल लोब में, यानी कि प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर लोकेटेड होता है. ठीक है, अब ये वाली जो टेरिटरी है ये मीडियल साइड हो जाएगी.
ठीक है, और ये कौन सी साइड है, लेटरल साइड है, ठीक है। तो मीडियल साइड पे अगर आप देखें तो मोस्ट मीडियली जो है हमारे पास वो क्या होता है, हमारा फुट का रीजन है, ठीक है, उसके बाद लोअर लिम्ब का रीजन है, फिर पेक्टोरल रीजन है, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह लें या सेरिब्रम कह लें, ठीक है, जो जितना मीडियल है उतना डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फुट हो जाएगा, फिर लोअर लिम्ब होता है, फिर आपके पास आ जाता है आपका जो पेल्विक एरिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ गया, हैंड वाला एरिया आ गया, आर्म आ गया, हैंड आ गया, ठीक है। और जैसे जैसे हम लैटरल साइड के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, फेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये पहले हेयर्स आ गया, फॉरहेड आ गया, नोज, लिप्स, ये सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये कौन सा एरिया आ गया, ठीक है, जहाँ पर गोनेड्स वाला एरिया आ जाता है, दिस इज द स्पर्म उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम टूवर्ड्स बैक मूव करते जाएंगे मीडियल साइड से लेटरल साइड की तरफ, ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास हमारे लोअर लिम्ब को कंट्रोल कर रहा था, पेल्विक एरिया को कंट्रोल कर रहा था, अपर लिम्ब आ गया, फिर हमारे पास पूरा जो फेशियल एरिया है वो कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये सो इन दिस वे दिस मोटर होम्यूनकुलस गोज, यानी कि पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द मोटर एक्टिविटीज़, ठीक है, दैट आर गोइंग या दैट आर टेकिंग प्लेस इन द कॉन्ट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द मोटर होम्यूनकुलस, ठीक है। जो आपका राइट साइड पे होगा जो प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो राइट साइड को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। और उसके अलावा ये क्या करता है, ये आपके जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक होता है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है, उसका भी प्राइमरी कंट्रोल जो होता है वो आपके प्राइमरी मोटर एरिया के अंदर होता है, ठीक है। तो ये तीन इसके फंक्शन हो गए, कॉन्ट्रालेटरल बॉडी वॉलेंटरी मूवमेंट्स है वो कंट्रोल करता है, मोटर होम्यूनकुलस, ठीक है, जो कि पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द मोटर एक्टिविटीज़ इन द लोअर इन द होल बॉडी, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल बॉडी वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है वो भी मेनली कंट्रोल हो रहा है प्राइमरी मोटर एरिया से। अगर आपके पास प्राइमरी मोटर एरिया की लीजन हो जाए तो फिर हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी मोटर एरिया के लीजन से कॉन्ट्रालेटरल साइड का पैरालिसिस हो जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल paralysis, clear? Okay, so next area that is present in the frontal lobe is the premotor area. Okay, so next area is premotor area, ठीक है। ये सेकेंड एरिया होता है जो आपके फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये प्री मोटर एरिया क्या करता है, ये प्री मोटर एरिया होता है ब्रॉडमैन एरिया 6, ठीक है, ब्रॉडमैन एरिया 6 होता है एंड इट इज़ लोकेटेड, इसकी लोकेशन क्या है, एंटीरियर टू एरिया 4, लोकेशन इसकी होती है ये एंटीरियर टू एरिया 4 होता है। यानी कि प्राइमरी मोटर एरिया जो है, ठीक है, वो आपके पास प्रेजेंट कहाँ था, प्री सेंट्रल गायरस के अंदर, ठीक है, एंटीरियर टू द सेंट्रल सल्कस। और उस प्राइमरी एरिया के आगे जो आपके पास पड़ा होता है वो एंटीरियर टू प्राइमरी एरिया, वो हमारे पास एरिया 6 होता है, ठीक है, दैट इज़ द प्री मोटर एरिया, ठीक है। अब प्री मोटर एरिया का फंक्शन देखते हैं। जो प्री मोटर एरिया होता है इट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज़, ठीक है, ये क्या करता है, प्लानिंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, प्लानिंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। जो मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है वो प्राइमरी मोटर एरिया, लेकिन जिसने आपकी प्लान करना है मोटर एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है, मास्टर प्लानिंग जो पीछे करनी है कि एक्टिविटी किस तरह से होनी है, ये कब होनी है, मूवमेंट किस टाइम पे होनी है, ठीक है, वो सारी जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कौन करता है, वो किसका फंक्शन होता है, प्री मोटर एरिया का फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्री मोटर एरिया का डैमेज हो जाए तो फिर हमारे पास क्या फीचर्स आते हैं, प्री मोटर एरिया के डैमेज से हमारे पास होता है मोटर अप्रेक्सिया, मोटर अप्रेक्सिया। एंड व्हाट इज़ दिस मोटर अप्रेक्सिया, मोटर अप्रेक्सिया ये होता है इन सिंपल वर्ड्स कि देयर इज़ डिसरप्शन ऑफ पैटर्न ऑफ स्किल्ड और लर्न मूवमेंट्स, डिसरप्शन ऑफ पैटर्न ऑफ स्किल्ड और लर्नड मूवमेंट्स, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह समझते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आस्क अ पर्सन टू डू अ सिंपल टास्क, जैसे कि आप उसको कहते हैं कि अपने शूज़ पहने, ठीक है, और सॉक्स और शूज़ उसने पहनने हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो पहले जो है वो शूज़ पहन लेगा, बाद में सॉक्स पहनने की कोशिश करेगा। यानी कि जो उसका प्रॉपर ऑर्डर है, उसकी जो सीक्वेंस था उस स्किल्ड मोटर एक्टिविटी का, जो उसने सीखा हुआ था, उसने शूज़ किस तरह पहनने हैं, या उसने सॉक्स पहले पहनी है शूज़ बाद में पहनी है, उसने बालों को कॉम किस तरह करना है, ठीक है, उसने एक लॉक जो है उसको की से किस तरह से खोलना है, ये सारी लर्नड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसके स्किल्ड मूवमेंट्स है जो कि उसको पहले से पता है। लेकिन प्री मोटर एरिया का जब डैमेज हो जाता है तो वो पर्सन अपनी स्किल्ड मूवमेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर पैटर्न के अंदर, ठीक है, प्रॉपर वे के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका प्री मोटर एरिया डैमेज है,
ठीक है, समझ आई? तो ये सारी एग्जांपल्स आप अपने जहन में अगर रखेंगे कि ही इज़ अनएबल टू डू सिंपल लर्न टास्क लाइक टू वॉक, टू स्टॉप, टू कॉम हेयर, टू ओपन अ लॉक विद द की, और टू पुट अ शूज़ प्रायर टू पुट ऑन शूज़, ठीक है, एंड सॉक्स, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ही विल पुट ऑन शूज़ प्रायर टू वेयरिंग सॉक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाएंगी, प्री मोटर एरिया के लीजन के अंदर आ जाएंगे। तो ये एरिया 6 होता है हमारे पास, ठीक है। यानी कि आप इतना याद रख लें कि इनएबिलिटी to perform skilled movements in correct sequence, ठीक है। तो वो हमारे पास किसका डैमेज हो जाएगा, प्री मोटर एरिया, ये एरिया 6। ओके, नेक्स्ट एरिया हमारे पास होता है फ्रंटल लोब में। ओके, सो थर्ड एरिया हमारे पास आ जाता है फ्रंटल लोब का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, सबसे पहले हम लोकेशन डिस्कस करें। तो लोकेशन क्या होती है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ प्री मोटर एरिया होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो, आप रिकॉल कर सकें, तो प्री मोटर एरिया जो था वो एंटीरियर टू प्राइमरी मोटर एरिया था, ठीक है। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो एंटीरियर टू प्री मोटर एरिया होता है, ठीक है। उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है कि हमारे पास उसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द इंटेलेक्ट, ठीक है। ऑर्गेनाइज करता है और प्लान करता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ठीक है। और नंबर 2 ये क्या करता है, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो है वो टास्क होता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन होता है, ठीक है। अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का अगर इंजरी हो जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, इंजरी टू प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो हमारे पास क्या होगा। ओके, सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की इंजरी के हमारे पास 3 रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आप इसके लिए याद रख लें, इन्हीं पॉइंट से आपके एमसीक्यूज जो है वो कवर हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या होता है, द पर्सन इज़ अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट, द पर्सन इज़ अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड ईजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कोई भी टास्क उसको दिया जाएगा, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा उस पर और ईजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू इंजरी टू द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि उसकी स्लो स्पीच हो जाएगी, ठीक है, उसका स्लो इंटरेक्शन हो जाएगा, स्लो इंटेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह वो पहले लोगों से इंटरेक्ट करता था, ठीक है, बिग कॉन्फिडेंस के ज़रिए, ठीक है, तो वो अब उसका स्लो इंटरेक्शन हो जाएगा और पार्टिसिपेशन भी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये नहीं होता है कि बंदा अब हर चीज़ में अपनी राय देता है, ठीक है, तो वो जो उसका जो अपनी विल पावर होगी, उसका जो अपना डिसीजन होगा, उसकी जो अपनी पार्टिसिपेशन होगी किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसका फंक्शन क्या था कि उसके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा था ना, और उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा था। सो दैट्स वाई, ठीक है, ही इज़ अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, उसकी स्पीच स्लो हो जाएगी, इंटरेक्शन स्लो हो जाएगा, पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो जाएगी। और थर्ड चीज़ होती है आपके पास कि उसमें सकलिंग एंड ग्रास्प रिफ्लेक्स, सकलिंग और ग्रास्प रिफ्लेक्स जो होते हैं कि वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सकलिंग और ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, ये एक नॉर्मल बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स तक, उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एडल्ट्स में तो नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सकलिंग रिफ्लेक्स में आपके पास ये होता है कि व्हेन एवर यू टच द चीक्स, ठीक है, टचिंग द चीक्स will cause head to turn towards the side of stimulus, ठीक है, just as the baby is finding for the nipple to suckle, ठीक है। सकलिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब आप उस पर्सन की चीक्स के ऊपर टच करेंगे, ठीक है, तो फ़ौरन अपना हेड जो है वो टूवर्ड्स द साइड ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, जिस भी चीक के ऊपर आपने टच किया होगा उसकी तरफ जो है वो मूवमेंट होगी, ठीक है, ताकि वो जस्ट लाइक अ बेबी इज सर्चिंग, ठीक है, फॉर निपल। ओके, सो ग्रास्प रिफ्लेक्स में क्या होता है, टचिंग द हैंड, ठीक है, जब आप पाम ऑफ हैंड को टच करते हैं तो इमीडिएटली क्या होगा,
जैसे ही आप पाम ऑफ द हैंड को टच करेंगे तो रिफ्लेक्स क्लोजिंग ऑफ द फिंगर्स होगी, ठीक है। जिस तरह एक छोटा बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने के लिए एकदम से अपने हाथ को बंद करता है, ठीक है, उस तरह से जैसे ही आप पाम ऑफ द हैंड को टच करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्स क्लोजिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने 3 पॉइंट्स याद रख लेने, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की इंजरी के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। सेकंड रिफ्लेक्स क्या होता है, ग्रास्प रिफ्लेक्स क्या होता है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ द फ्रंटल लोब इज, ओके, सो नेक्स्ट एरिया इज फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड जो है वो हमारे पास क्या होता है, ब्रॉड्समैन एरिया 8 होता है, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रंटल आई फील्ड का फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रालैटरल हॉरिजॉन्टल गेज को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रालैटरल हॉरिजॉन्टल गेज को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल हॉरिजॉन्टल गेज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसकी लीजन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास फ्रंटल आई फील्ड की इंजरी हो जाए या इस एरिया की लीजन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, देयर इज़ एन इनएबिलिटी, ठीक है, देयर इज़ एन इनएबिलिटी टू मेक वॉलेंटरी आई मूवमेंट्स, ठीक है, इनएबिलिटी टू मेक वॉलेंटरी आई मूवमेंट्स टूवर्ड्स द कॉन्ट्रालैटरल साइड, ठीक है, टूवर्ड्स द कॉन्ट्रालैटरल साइड। अब इसको हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखिए अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास फ्रंटल आई फील्ड का जब डैमेज होता है, ठीक है, तो हमने कहा है कि आइज़ जो है वो हमारी मूव करती हैं टूवर्ड्स द, आइज़ जो है वो टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन मूव कर जाएंगी, या फिर देयर इज़ एन इनएबिलिटी टू मूव द आइज़, ठीक है, टूवर्ड्स द कॉन्ट्रालैटरल साइड, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर मूव नहीं हो सकती, इसका मतलब है आइज़ कहाँ मूव कर जाएंगी, टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, ठीक है। और ये क्यों होगा, ये इस वजह से होगा क्योंकि दूसरी साइड का जो दूसरे कॉर्टेक्स के अंदर फ्रंटल आई फील्ड हमारे पास प्रेजेंट है उसका एक्शन जो है वो अनअपोज हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास एक साइड की फ्रंटल आई फील्ड का डैमेज हो जाएगा तो दूसरी साइड से, ठीक है, जो हमारे पास सप्लाई हो रहा था एरिया फ्रंटल आई फील्ड, उसका जो एक्शन होगा वो अनअपोज्ड हो जाएगा। उसके अनअपोज्ड एक्शन की वजह से हमारे पास क्या होगा कि कॉन्जुगेट स्लो मूवमेंट्स होंगी, ठीक है, कॉन्जुगेट स्लो मूवमेंट हो जाएगी ऑफ द आइज टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, कॉन्जुगेट स्लो मूवमेंट ऑफ आई हो जाएगी टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि ये किस तरह से होता है। अब ये इस तरह से होता है कि देखिए अगर हमारे पास क्या हो, राइट साइड हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास राइट साइड का फ्रंटल आई फील्ड जो है उसका डैमेज हो गया। अब राइट साइड फ्रंटल आई फील्ड का अगर डैमेज हो गया, ठीक है, तो आपकी आइज़ क्या करेंगी, आपकी आइज़ जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने कॉन्ट्रालैटरल साइड की मूवमेंट को वो कंट्रोल करा था ना। अब अगर आपके पास डैमेज हो गया तो आइज़ जो है वो लेफ्ट साइड को मूव नहीं कर सकेंगी, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल मूवमेंट्स ऑफ द आई खत्म हो गई तो आई क्या करेगी, इप्सी लैटरल साइड पे मूव कर जाएगी ना, ठीक है। जिस तरफ की लीजन हुई है उसी तरफ आपकी आई जो है वो डेविएट कर जाएगी टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, उसकी मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ्रंटल आई फील्ड के डैमेज में हमारे पास टूवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन जो है वो आइज डेविएट हो जाती है, ठीक है। सो दिस हैपेंस व्हेनेवर देयर इज इंजरी ऑफ द फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रालैटरल साइड को वो कंट्रोल कर रहा था, अब उसका डैमेज हो गया, कॉन्ट्रालैटरल साइड कंट्रोल नहीं हो रही तो वो इप्सी लैटरल साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। So the last and the most important area of the frontal lobe is Broca's area, ठीक है। ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोटर स्पीच एरिया होता है, ठीक है। ब्रोकास एरिया क्या होता है, मोटर स्पीच एरिया होता है, और इसका नंबर क्या है, ब्रॉडबैंड एरिया 44-45 जो है वो हमारे पास क्या होता है, ब्रोकास एरिया होता है, ठीक है। अब ब्रोकास एरिया के लिए अभी याद रखें कि जो हमारा ब्रोकास एरिया हमारे डोमिनेंट हेमिस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे राइट हैंडेड होते हैं तो उनकी लेफ्ट साइड भी डोमिनेंट होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रोकास एरिया ऑफ द डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, वो हमारा मोटर स्पीच एरिया होता है, ठीक है। वो हमारी स्पीच को कंट्रोल कर रहा होता है, स्पीच के मोटर पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। सेंसरी पार्ट, सेंसरी मोटर स्पीच एरिया को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ये मोटर स्पीच एरिया की बात हो रही है, ठीक है। ओके, सो इफ़ देयर इज़ अ डैमेज टू दिस ब्रोकास एरिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास मोटर, ये आपने वर्ड्स याद रखने हैं, ये इसी तरह से वर्ड्स आते हैं, मोटर नॉन फ्लुएंट, मोटर नॉन फ्लुएंट या एक्सप्रेसिव, मोटर नॉन फ्लुएंट या फिर एक्सप्रेसिव एफेजिया जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मोटर नॉन फ्लुएंट या एक्सप्रेसिव एफेजिया जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है कि पेशेंट कैन नॉट स्पीक, ठीक है, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, पेशेंट कैन नॉट स्पीक और राइट, ठीक है, द पर्सन कैन नॉट स्पीक, कैन नॉट राइट
बट कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ठीक है। ही कैन नॉट स्पीक, ठीक है, एफेजिया हो जाता है। ही कैन नॉट राइट, एग्राफिया हो जाता है। बट ही कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है, ठीक है, वो ये होती है कि द पर्सन इज़ अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम, ठीक है। अगर किसी शख्स को ये पता है कि वो सब कुछ समझ रहा है, ठीक है, उसके बावजूद वो बोल नहीं सकता, ठीक है, वो लिख नहीं सकता, ठीक है, तो आप जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। सो दिस पर्सन इज़ अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम, सो दैट्स वाई दीज पर्सनस आर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ये। ओके, सो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इफ़ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू राइट, तो क्या वो अपने उस हाथ से बाकी काम कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल वो अपने उस हाथ से बाकी काम कर सकता है। ही इज़ नॉट एबल टू राइट बट ही कैन डू ऑल अदर टास्क, ठीक है, विद दैट हैंड, ठीक है। उसका वो हैंड बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ही कैन नॉट राइट एंड ही कैन नॉट स्पीक बट ही कैन अंडरस्टैंड ऑल द रिटन वर्ड्स एंड एज वेल एज स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। सिर्फ वो लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अंडरस्टैंड वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ मोटर एफेजिया, ठीक है, बिकॉज ही कैन नॉट स्पीक, सो दिस इज़ नॉन फ्लुएंट एफेजिया। एंड ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, वो समझ रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, सो इट इज़ एक्सप्रेसिव एफेजिया, ठीक है। सो दिस हैपन्स व्हेन एवर देयर इज इंजरी, ठीक है, टू द ब्रोकाज एरिया, ठीक है, दैट इज मोटर स्पीच एरिया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, MCQ जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। सो आई होप इसके साथ आपको सारे फ्रंटल एरियाज जो हैं, ठीक है, वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हमने 6 एरियाज़ को डिस्कस किया। हमने प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड और ब्रोकास एरियाज, ठीक है, इन एरियाज़ को डिस्कस किया, ठीक है, जो हमारे फ्रंटल आई फील्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और कल इंशाल्लाह हम पैराइटल लोब को डिस्कस करेंगे और उसके बहुत ज़्यादा MCQs रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसके कौन कौन से एरियाज़ है और क्या क्या फंक्शन है और लीजन से क्या क्या रिजल्ट होंगे, बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। सो आई होप दिस मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू वेरी मच। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसको क्लियर कर सकें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी हमें वीडियोस तो बहुत मिलती हैं लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर बहुत मुश्किल से हो रहे होते हैं। और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि जितना हमें FCPS या JCAT के लिए चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें कम मिल रही होती है, हमें बहुत एक्सटेंसिव मिलते हैं, लंबे लेक्चर्स मिलते हैं। और आई नो ये भी थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये कि इसको करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।